सादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत इस समय हम हरियाणा में हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो इस चुनाव में बड़ी भूमिका में हैं। कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ चुनाव लड़ा रहे हैं, पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो न केवल खुद चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि उनकी दम पर कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसी में एक बड़ा चेहरा है हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नायब सैनी का। नायब सैनी से पार्टी को बड़ी उम्मीद है, जनता को भी नायब सैनी जी से उम्मीद है, पर नायब सैनी जी की स्वयं की इस चुनाव को लेकर क्या उम्मीद है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। रात के 1 बजे हैं, इस समय हम कुरुक्षेत्र में हैं, जहां नायब सैनी जी दिन भर के चुनाव प्रचार के बाद अभी अभी पहुँचे, पर चेहरे पर थकान भी नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी सवाल है। तो सीधे नायब सैनी जी से रूबरू होते हैं। नायब जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। दिन भर से घूम कर आ रहे हैं, फिर भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्या है ऐसा जिसके कारण से इतनी रात को भी आपकी मुस्कुराहट बनी हुई है? नहीं, देखिए हिमांशु जी, ये हरियाणा के लोगों का प्यार है जी, उनका आशीर्वाद है, यही वो ताकत है हरियाणा के लोगों का प्यार, आशीर्वाद की चेहरे पर मुस्कान रहती है। हमारी भी सोच रहती है कि लोग अगर कोई हमें काम ध्यान में लाएं, हम उस काम को पूरा करें और उससे और हमारे दिल में ऊर्जा उत्पन्न होती है कि हमने कोई अच्छा काम किया है। हमारी सोच रहती है कि हम लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरें और उसी को लेकर के हम अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कारण से लोग बड़ा स्नेह और प्यार करते हैं। तो बड़ा स्नेह और प्यार मिल रहा है ऐसा आप बता रहे हैं, पर ऐसा दावा 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। अब की बार 75 पार के नारे के साथ 2019 में थी। इस बार कोई नारा वारा ऐसा सुना ही नहीं दिया सैनी साहब। नहीं, नारा तो क्यों? जनता दे रही है हिमांशु जी। हिमांशु जी, जनता अब की बार नारा दे रही है जी, और आप देखना ऐतिहासिक रिजल्ट आने वाले हैं। तो नारा तो बताइए क्या दे रही है? जनता से पूछिए जा करके जी, बिल्कुल जनता बता रही है जी। अब वो कोई छुपा नहीं रही है। मेरे पास तो लोग काम के लिए कम आते थे, ये मेरे कान में कहने के लिए आते थे चंडीगढ़ कि आप चिंता मत करिए, आपको तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन से लेकर के आ रहे हैं। जनता अपने आप सीटें बता रही है और हिमांशु जी, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, वो सीटें जो कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था, वहाँ से भी कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। खुद हुड्डा साहब को भी अपने हल्के कलोई के अंदर बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और इसी कारण से हुड्डा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है कि ये क्या हो गया। वो तो ये सोचता था भी बड़े सस्ते के ऊपर हमें सत्ता मिल रही है, अब की बार तो हम सत्ता में आएंगे, परंतु हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो स्नेह मिला है, उससे मैं अभिभूत हूँ। क्योंकि मैं भी ये देखता हूँ कि लोग इस बात का शायद आंकलन करते हैं कि कांग्रेस के 10 वर्षों का, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों का जो आंकलन करते हैं, उस आंकलन से उन्होंने निर्णय किया है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ आएगी। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, हरियाणा में भी उन्हीं के दिशा निर्देशों में हरियाणा विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े। हरियाणा के लोगों ने मन बनाया है कि हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आएंगे। देखिए, 9.5 साल एक तरफ और 4 महीने एक तरफ, ये अभी 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस भाजपा के मुकाबले बराबरी में खड़ी थी। 10 सीटें, 5 कांग्रेस, 5 भाजपा, और नायब सैनी जी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। हम तीसरी बार आ रहे हैं और ज़बरदस्त जनादेश के साथ आ रहे हैं। ये 4 महीने में कर क्या दिया ऐसा जो 5 सीटों से आपको लग रहा है कि एक तरफा चुनाव हो गया? नहीं, देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस ने झूठ बोल करके सीटें हथियाई हैं। अगर हम थोड़ा सा और इसका आंकलन करें, देखें, हिमाचल के अंदर कांग्रेस आई, कैसे आई? कर्नाटक के अंदर कांग्रेस आई तो कैसे आई? तेलंगाना में कांग्रेस आई तो कैसे आई?
ये काम के बल के ऊपर नहीं आए। लंबे समय तक कांग्रेस देश के ऊपर काबिज रही है और लंबे समय के बाद अगर कांग्रेस को जनता के बीच में जा कर के 60 वर्ष के तक शासन किया हो और उसको गारंटी देनी पड़े, उसको झूठ बोलना पड़े, उसको झांसा देना पड़े जनता के बीच में जा कर के, क्योंकि हमारे भोले लोग हैं वो उनके झूठ में भी फंस जाते हैं, उनके झांसे में भी आ जाते हैं और फिर झूठ और झांसे में फंस करके उसी जनता का कांग्रेस पार्टी लूटने का काम करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका उदाहरण हिमाचल भी है, इसका उदाहरण कर्नाटक भी है, इसका उदाहरण तेलंगाना भी है, परंतु हरियाणा के हमारे लोग बड़े प्रबुद्ध जन हैं। वो जानते हैं कि वो देखते भी हैं ये कांग्रेस बोलती कुछ है करती कुछ है, इनकी बातों में आने वाले नहीं है। एक बार तो बात में आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत भी है, काठ की हांडी है, एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती। एक बार झूठ तो बिकेगा, परंतु उसके बाद जब उसका पर्दाफाश होगा तो वो झूठ से बहुत दूर चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की अब स्थिति खराब है और कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल करके वो 5 सीटों के ऊपर आकर के खड़े हुए थे। अब देखना इनको 5 भी ना शायद मिले। सही साहब, आपकी बात में तो खुद ही विरोधाभास है। आपने बताया कि देखो काठ की हांडी एक बार चढ़ती है फिर नहीं चढ़ती, पर आप खुद ही बता रहे हो कि देखो ये कर्नाटक में भी आई, देखो ये तेलंगाना में भी झूठ के बल के ऊपर, ये देखो वही तो बोल रहा हूँ, हिमांशु और ये देखो हिमाचल में भी आई और 5 सीट हरियाणा में भी ले आई। नहीं, तो काठ की हांडी 4 बार तो स्वयं नायब सैनी जी बता रहे हैं कि चढ़ गई, नहीं, तो 5वीं बार हरियाणा में ना चढ़ जाएगी, इसके संदर्भ में क्या गारंटी? नहीं हिमांशु जी, आप देखिए, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक का एक समय में चुनाव हुआ, दोनों का, दोनों जगह इन्होंने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि हम 1 लाख नौकरी हर साल देंगे। हिमाचल में बोला, इन्होंने कहा हम 300 यूनिट बिजली की हिमाचल वासियों को देंगे। इन्होंने कहा हम महिलाओं को 1500 रुपये महीना देंगे। सेम बात कर्नाटक के अंदर बोली, हम रोजगार देंगे, महिलाओं को 2000 देंगे। वहाँ पर भी और प्रलोभन इन्होंने दिए। सेम प्रलोभन तेलंगाना के अंदर दिए, वहाँ पर भी यही बात कही। परंतु 2 साल हो गए हैं, 2 साल के अंदर इन्होंने 1 यूनिट बिजली का नहीं दिया, माफ़ किया, और उल्टा बिजली के रेट बढ़ाए। इन्होंने किसी महिला को 5 पैसे नहीं दिए, उनका शोषण कर दिया। इन्होंने किसी भी हिमाचल की सरकार में युवा को रोजगार नहीं दिया। रोजगार तो देने की बात, इन्होंने ऐड तक भी नहीं निकाली। और उल्टा क्या सरकार का बयान आता है कि जो हमारे पास कर्मचारी हैं उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस प्रकार की बात, क्योंकि एक और कहावत मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि अभी हमारे हरियाणा की कहावत है। हरियाणा में हमारे लोग बोलते हैं, जो बुजुर्ग हैं, तंत्र निकाल करके बात बोलते हैं कि भाई, अगले छोरों को बोलते हैं हमारे बुजुर्ग कि जितनी आपकी चादर है उतने पैर पसारिए। अगर ज़्यादा पैर पसारेंगे तो चादर फट जाएगी। मुझे लगता है कांग्रेस की चादर फट चुकी है, अब उसके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। हिमांशु जी, एक बार मैंने काठ की हांडी की बात कही है, इन्होंने एक बार झूठ बोला, यहाँ पर दूसरा झूठ बोला कि उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके ये पब्लिक के बीच में गए और एक बात कही कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण चला जाएगा। और इनका डीएनए आरक्षण को ख़त्म करने का है कांग्रेस का, वो भी पर्दाफाश हो गया है कि राहुल गांधी अमेरिका में जा कर के बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आते तो हम आरक्षण को ख़त्म करते। ये इनके जो खून के अंदर बातें हैं वो छुपी नहीं, कहीं ना कहीं निकल करके आ जाती हैं। जो इनके डीएनए की मैंने बात की, जवाहरलाल नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे, मौजूद है कि आरक्षण को ख़त्म करना चाहिए। और इंदिरा गांधी की आप बाइट देख लीजिए, राजीव गांधी ने तो लोकसभा के अंदर आधे घंटे की डिबेट है इसको लेकर के, आरक्षण को लेकर के, कि इसको ख़त्म करना चाहिए। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इस बात को पूरा देश जान रहा है, समझ रहा है। ये बार बार जो इनके पर्दाफाश हो रहे हैं वो जनता के सामने है कि ये लोग अपने आप को झूठ बोल करके, वोट ले करके देश को, प्रदेश को लूटने का काम करते हैं, घोटाले करते हैं और लोगों को विकास से दूर रखते हैं। अगर वो डिमांड करते हैं कि मेरे यहाँ सड़क बननी चाहिए, इनके समय के अंदर बनती नहीं है। आज आपके सामने है, 10 वर्षों के अंदर मेरा हरियाणा प्रदेश
आज हर जिले को 4 लाइनिंग रोड से जोड़ा गया है। लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। आज हर जिला के अंदर अगर आप लोग देखेंगे 15 जिलों में हमारे मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं। 7 जिलों में 8 तारीख के बाद बन करके तैयार हो जाएंगे। ये गति से हमने काम किया है। आज हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए हमने कॉलेज खड़ा कर दिया है। कॉलेज बेटियों को दूर नहीं जाना पड़ रहा, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको एक अच्छा राजकीय महाविद्यालय उपलब्ध हो रहा है। ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। चाहे स्कूलों को अपग्रेड करने की बात है, चाहे हॉस्पिटल खड़े करने की बात है। जहां हमने 50 बेड का हॉस्पिटल था वहां 100 बेड का किया, जहां 100 बेड का था उसको 200 बेड का किया। अगर कोरोना जैसा वैश्विक संकट आता है और हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की दिक्कत आती है तो तुरंत हर हॉस्पिटल के अंदर एक लिमिटेड समय के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लग जाते हैं। ये भी हमारी सरकार में इतनी गति से काम हुआ है। लगातार सरकार मजबूती से लोगों के हित के लिए मजबूती से खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस झांसा देती है और फिर लूटने का काम करती है। कांग्रेस झांसा देती है आपके अनुसार, कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस की बात को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। पर कांग्रेस की गारंटी आती है और उसके 24 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में उसकी छाया दिखती है। कांग्रेस बोलती है हम सत्ता में आए तो 2000 रुपये महिलाओं को प्रति माह देंगे। भाजपा संकल्प पत्र में कहती है कि हम 2100 रुपये दे देंगे। नहीं, सैनी जी ने पहले क्यों नहीं दे दिया? नहीं, देखिए हमने इसकी पूरी रचना प्लानिंग की थी जी। कुछ मैंने योजनाएं मैंने आपको मैं बताना चाहूँगा हिमांशु जी, पूरे 100 दिन का रोड मैप मैंने तैयार किया था जी। मुझे 56 दिन मिले, 44 दिन का शेष था। 56 दिनों के अंदर मैंने 126 ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के लोगों के हित के अंदर लिए, जिसकी प्रशंसा हो रही है। हुड्डा साहब तो ये बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं अपनी कैबिनेट के अंदर पास करके लोगों को लाभ दे रहा हूँ, धरातल के ऊपर उतार रहा हूँ। आप मगर देख लीजिए, आप इस प्रकार से झूठ मत बोलिए कि मैं घोषणाएं कर रहा हूँ। मैंने फिर हुड्डा साहब को ये भी कहा है, इस बात के लिए भी मैंने चैलेंज किया, मगर हुड्डा साहब आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, मेरा 56 दिन का कार्यकाल रहा, आप उससे मिलान कर लीजिए। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के कार्यकाल के ऊपर भारी रहेगा। आप इस प्रकार से गुमराह नहीं कर सकते। आपकी बातों में अब लोग आने वाले नहीं है। आपने युवाओं का फिर विश्वास तोड़ दिया। आपके समय के अंदर किस प्रकार से युवाओं को पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, किस प्रकार से गरीब का बेटा नौकरी से हाथ धो बैठता था, उसको नौकरी नहीं मिलती थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ज़मीन बेच देते थे, माँ के गहने बेच देते थे, ब्याज पे पैसा उठा लेते थे, नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार के भी बहुत सारे युवा थे, परंतु आज युवाओं के अंदर एक विश्वास हरियाणा प्रदेश के अंदर जमा है, उनके माँ बाप के अंदर जमा है कि ये सरकार बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देती है। मैंने पहले ही कहा था कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। ये तो हुड्डा ने हमारी नकल की है और फिर ये नकल करके 2 लाख बोल रहा है। 2 लाख बोल करके ये इनके आगे जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी वो हिस्सा मांग रहे हैं, मेरा कोटा इतना है, दूसरा बोलता है मेरा कोटा इतना है। हिमांशु जी, क्या युवाओं को फिर उसी भ्रष्टाचार की दलदल में धकेल रहे हैं? क्या ये मंशा है इनकी? किस प्रकार के इनके भाव हैं? आज लोग समझ चुके हैं इनके, और ये झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। ये बोलते कुछ है करते कुछ है, इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा विश्वास हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तीसरी बार कर रहे हैं, और मेरा दायित्व है मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भाई बेटा आपकी अपेक्षाओं के ऊपर 100% खरा उतरेगा। किसी की क्या मजाल है कि कोई भ्रष्टाचार से नौकरी के लिए आ जाए, बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं नौकरी पर भी बात करूँगा सैनी साहब, पर आपने बड़ी रोचक बात बताई कि मैंने 100 दिन की प्लानिंग की थी, मुझे 56 दिन ही मिले। ये भाजपा के विरोधी जितने राजनीतिक दल हैं वो बताते हैं कि चुनाव आयोग तो भाजपा की जेब में रहता है। आप कहाँ चूक गए? क्यों चुनाव आयोग ने जल्दी चुनाव घोषित कर दिया? ये चुनाव आयोग में आपका दखल वखल नहीं रहा? देखिए, चुनाव आयोग तो कांग्रेस की जेब में रहता था। कांग्रेस ने कभी भी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं किया, उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस तो आज भी 10 साल के बाद जो 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई, आज भी उसके मन में एक बात है कि हम संविधान से ऊपर हैं, हम संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर हैं, हम कोर्ट से ऊपर हैं,
आज भी उनके मन में ये बात है, आज भी ये बात है कि हम देश के सुपर प्रधानमंत्री हम ही हैं। आज भी उस बात से वो नहीं चूक रहे हैं, उनके मन में आज भी वही घूम रहा है। परंतु अभी उनको पता नहीं है कि उनके तले से ज़मीन खिसक चुकी है, आने वाले समय के अंदर ये भी नहीं बचने वाली, सुपड़ा साफ होने वाला है। अब नौकरियों के संदर्भ में बताओ सैनी साहब, आप अगर सरकार में बने रह गए तो 2 लाख नौकरी दोगे, और कांग्रेस भी कह रही है अगर सत्ता में आए तो 2 लाख नौकरी देंगे, पर 2 लाख नौकरी किसे देंगे इसमें अंतर है। कांग्रेस का एक एक प्रत्याशी अपने अपने इलाके में बता रहा है कि इतना कोटा आने वाला है और जिस अनुसार वोट आएंगे उस अनुसार तुमको नौकरी मिलने वाली है। और आपके प्रत्याशियों का होगा क्या? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता तो इसी बात में परेशान रहते हैं कि इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है, तो मामला किसका बनेगा? कार्यकर्ताओं में जुनून किसके में रहेगा? नहीं, देखिए हिमांशु जी, क्योंकि ये नौकरी भ्रष्टाचार से देते हैं, ये नौकरी अगर देते हैं, ये बोलियां लगती हैं इनके समय के अंदर, बोली के आधार के ऊपर नौकरी जाती है। हिमांशु जी, मैं आपको बड़ी रोचक बात बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाई कोर्ट ने जब हुड्डा की सरकार थी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी जी, आप उसको निकाल करके हाई कोर्ट के उस फैसले को हरियाणा प्रदेश के लोगों को आप दिखाएं तो अच्छा रहेगा। मैं भी अच्छा मानूंगा हिमांशु जी कि आपने अच्छा किया है, वहाँ से उसकी स्टेटमेंट निकलवाई और स्टेटमेंट निकलवा करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर, एक फैसले में नौकरी को लेकर के हाई कोर्ट के अंदर विषय था, उन्होंने अपने फैसले के अंदर ये लिखा है, हुड्डा की सरकार थी, कि ये जो आपने ये खोल रखा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो युवाओं को नौकरी देते हैं, कहा ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, ये आपने लाला की दुकान खोल रखी है। ये उसकी प्रतिक्रिया थी। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कोर्ट ने किस संदर्भ में क्या सरकार को बात कही है। सरकार के कान के ऊपर कोई जू नहीं रहेंगी और वही भ्रष्टाचार के ऊपर नौकरी मिलती रही। कई लोग तो जेलों के अंदर चले गए इसी नौकरी के कारण, परंतु हमने किसी युवा के साथ भेदभाव नहीं किया। आज हरियाणा के अंदर अगर हमने कोई भी भर्ती निकाली, कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग खड़ा किया है। जयराम रमेश आपका दिल्ली के अंदर सांसद कांग्रेस का, वो यहाँ के हुड्डा साहब के इशारे के ऊपर जो भर्ती रोको गैंग काम कर रहा है। हमने लगातार, मैंने कहा कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा, लगभग 15,000 को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 25,000 युवाओं के आज रिजल्ट तैयार हैं। ये कोर्ट में चले गए, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए और कहा कि ये रिजल्ट ना निकालें, इसको रोका जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिए कि जब तक चुनाव आचार संहिता है कोई रिजल्ट नहीं निकालेगा। अब वो संख्या रिजल्ट की बढ़ करके 32,000 होगी और 8 तारीख तक वो लगभग 35-36,000 हो जाएगी। और मैंने ये कहना पड़ा कि हम रिजल्ट निकालेंगे 8 तारीख के बाद, परंतु मैं शपथ तब लूँगा जब इन सब बच्चों को मैं ज्वाइनिंग लेटर दे दूंगा, तब मैं शपथ लूँगा। उस शपथ के अंदर भी मैं उन बच्चों को बुलाऊंगा, उनके माँ बाप को बुलाऊंगा, ये मैंने कहा है। और मैं आपको हिमांशु जी आज ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं इन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे देता तब तक मैं भी शपथ नहीं लूँगा। पर नायब सैनी शपथ लेंगे, इसकी गारंटी क्या है भाई? बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश गारंटी दे रहा है। नहीं, इसलिए कहा, वो आपके मित्र हैं, नाम जानते हैं ना आप, अनिल विज, वो कह रहे हैं मैं भी दावेदारी करने वाला। हाँ, दावेदार वो राव इंद्रजीत हैं, वो भी आपके बड़े नेता हैं। नहीं, बड़े उन्होंने कहा इस बार लगता है मेरी भी सुध लग जाएगी। नहीं, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, हम ये कोई आपत्ति थोड़ी, हमारे नेता है ना जी, दावेदारी कर सकते हैं, कोई आपत्ति थोड़ी है दावेदारी करने में। परंतु ये फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है जी, हमारा केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये उसका फैसला करता है। एक राज की बात बताओ आप, ये पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को कहो या बड़े नेताओं को कैसे सेट किया आप? हम लगातार चुनाव देख रहे हैं, कोई 10 साल से मुख्यमंत्री था बीजेपी का, कोई 15 साल से था, तो पार्टी कहने को तैयार नहीं होती थी चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद में यही मुख्यमंत्री होगा। ना रमन सिंह के लिए बोला गया, ना शिवराज सिंह के लिए बोला गया, ना वसुंधरा राजे जी के लिए बोला गया। नायब सैनी जी के संदर्भ में पार्टी तुरंत बोली ना नायब सैनी बनेंगे। ये सेट कैसे किए हो आप? नहीं, ये मैं सेट नहीं, मैं तो एक हिमांशु जी बहुत गरीब परिवार का बेटा हूँ जी। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मेरे ये भी नहीं था कि मैं कोई चुनाव लड़ूंगा।
मैं तो पार्टी का काम कर रहा था। एक गरीब परिवार के बेटे को, पिछड़े समाज के बेटे को, एक गरीब किसान के बेटे को ये भारतीय जनता पार्टी ही है, ये नरेंद्र मोदी जी है कि उसको प्रदेश के मुख्य स्थान के ऊपर बैठा दें। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर के कितनी लड़ाई है, कईयों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, कुछ को दिखाने वाले हैं, और जो बच्चे हैं कांग्रेस की हालत ये हो गई है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। एक डायलॉग है 16 फिल्म का, वो असरानी वो बोलता है, आधे इधर जाइए आधे इधर जाइए, बाकी के मेरे पीछे आइए, पीछे कुछ भी नहीं है, आधे इधर चले गए आधे इधर चले गए, पीछे कल्ला रह गया, खाली रह गया। ये हालात हुड्डा की होने वाली है। तो एक बात बताओ, प्रदेश की राजनीति में तो कई बड़े चेहरे हैं, नायब सैनी जी के जुबान पर केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहते हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी बड़ी चुनौती बन गए इस विधानसभा? नहीं, कोई चुनौती नहीं है जी, कोई चुनौती नहीं है जी, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद के अंदर फंसी हुई पार्टी है, परिवारवाद से बाहर नहीं निकलती। आप ऊपर देखेंगे सोनिया गांधी राहुल गांधी से कोई बात नहीं होती, उससे अलग परिवारवाद में फंसे हुए हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे हुड्डा और उसका बेटा उसमें फंसे हुए, उससे बाहर नहीं सोचते। भाई और भी कार्यकर्ता हैं, और की भी इच्छा हो सकती है, अगर कोई कहता है कोई आपत्ति है क्या इस बात की? ये परिवारवाद के अंदर फंसे हुए लोग हैं। परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इसलिए लेते हैं, 10 वर्ष तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद तो किसी को जगह नहीं दी इसने। अगर दी हो तो बताओ, हम उसका नाम लग जा लेने। अगर किसी को जगह दी हो, जगह तो दे नहीं रहा, जगह तो कुंडली मार करके बैठा है कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मेरा बेटा मुख्यमंत्री है, हमें नाम लेना पड़ रहा है। अगर वो साइड में होता हम दूसरे का नाम लग जा लेने, लें तो किसी का नाम, परंतु नाम कैसे लें? नाम तो हुड्डा का ही लेना पड़ेगा। और हुड्डा ने 10 साल प्रदेश को लूटा है, बड़े बड़े किसानों की जमीन लूट करके दामाद को खुश किया है, और यहाँ पर किस प्रकार से प्रताड़ित किया है, झूठ बोल करके कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, 4 घंटे बिजली नहीं देता था। लोग त्राही त्राही करते थे, ये बोलते थे। इनके समय के अंदर क्या हालात थे हरियाणा के प्रदेश के लोग जानते हैं। 4-4 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, किसान को अपनी फसल बेचने में दिक्कत आती थी, मंडी में 4-4 एक हफ्ता पड़ा रहता था। ये हालात इनके समय में थी, उसकी कटौती हो जाती थी। किसान की ढेरी आई, उसके अंदर से 5 क्विंटल काट दिया, 4 क्विंटल काट दिया, 6 क्विंटल काट दिया, बिना मतलब से, किसान को बताए बगैर। किसान हमारा भोला है, और वो कटवा करके चला जाता था, चलो बिक तो गई, वो संतोष कर लेता था। परंतु क्या हालात किए, एक वर्ग को तंग नहीं किया, पूरे हरियाणा प्रदेश को त्राही त्राही की। ये बड़ा एससी समाज के हितैषी बनते हैं, राहुल गांधी भी बनता है, हुड्डा भी बनता है। कांग्रेस के अंदर जो भी एससी समाज का या बीसी समाज का नेता थोड़ा सा अपनी मेहनत से ऊपर उठा है, उसको कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये दलित विरोधी हैं, एससी के विरोधी पार्टी है। ये आपके सामने है कि इनका वो चेहरा, वो नकाब उतर चुका है जो राहुल ने अमेरिका में जाकर के बोला, उसको भी आप बताओ। सैनी साहब, आप बोल रहे हो कि कोई दूसरा होता तो हम नाम लेते, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कांग्रेस में कि हमारा नाम लो। भाई शैलजा जी हैं, वो इच्छा जता रही हैं, सीएम बनना चाहती, वो विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती थी। वो रणदीप सुरजेवाला भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। वो चौधरी वीरेंद्र सिंह वापस आपके पास से पहुंच गए हसरत के साथ में, मौका लगे तो मैं अभी भी तैयार हूँ। आप उन सब पे ध्यान दिए बगैर केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप भी कौन से तवज्जो दे रहे हो बाकी को? नहीं, देखिए ऐसा है, ये चिल्ला के तो यूँ कह रहे भी हमारी बात सुन ले, सुन तो कोई नहीं रहा जी। अब आप भी नहीं सुन रहे, हम कैसे उनकी सुने? पार्टी में नहीं सुन रहे, वो तो ठीक है, पर आप भी कहाँ सुन रहे हो? हम कैसे सुने जी। हमने रणदीप सुरजेवाला को ये राहुल गांधी के पास बैठ करके, पहले आपके सामने उसकी नाक का बाल बना हुआ था सुरजेवाला, और जो वो झूठ बोलता था इसका कोई काम नहीं था जी। उस झूठ को लेकर के सारा दिन परोसता रहता था, कभी इधर कभी उधर। ये इस प्रकार का रणदीप सुरजेवाला व्यक्ति था। ये पंजाब के अंदर तो जाता था कि हम SYL का पानी पंजाब को, हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा में आता था, ये बात बोलता था कि हम SYL का पानी पंजाब से लेकर के आएंगे। भाई तो 2 चेहरे क्यों रख रहा है? एक लाइन के ऊपर चल। लोग पागल थोड़ी हैं, लोग क्या तेरे को समझते नहीं? लोग तेरी बात को सुन नहीं रहे। तू वहाँ तो बोलता है SYL का पानी हम देंगे नहीं, यहाँ बोलता है हम SYL का पानी लेकर के आएंगे। तेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा?
आप चिल्लाते रहो ना कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, कौन कह रहा है? बोलते रहो, हमने क्या टेंशन है? उनकी पार्टी का मालिक है, उनकी पार्टी का अंतरिम मामला है। अगर रणदीप सुरजेवाला चिल्लाए और चौधरी वीरेंद्र सिंह आए हैं, वो भी खड़ा हो जाए तामझाम लेकर भी मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार, क्यों नहीं खड़ा होता? हो जाए वो खड़ा। कैप्टन अजय यादव है, वो भी खड़ा हो जाए, हमें क्या आपत्ति है? कुमारी शैलजा खड़ी हो जाए, क्यों नहीं खड़े होते? खड़े हो जाना चाहिए इन्होंने, खड़े हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। साहब ये मुझे बताओ, आप लोग हुड्डा साहब के खिलाफ रहते हो या हुड्डा साहब की मदद करने के लिए रहते हो? जो कांग्रेस में हुड्डा साहब का वो चुनौती देता है उसको आप अपने यहाँ ले लेते हो। पहले आपने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को ले लिया, फिर कुलदीप बिश्नोई को ले लिया, अभी किरण चौधरी को ला के राज्यसभा भेज दिया, अभी खट्टर साहब जो है शैलजा जी को आमंत्रण दे रहे हैं, आ जाओ बहन, वहाँ पर क्या रखा है। तो आप सबको तो अपने यहाँ ले लेते हो। हुड्डा जी के लिए इतनी मदद करने की, इतना मैदान खाली करने की आप लोगों को तड़प क्यों रहती है? नहीं, हमारी कोई तड़प नहीं है हिमांशु जी, क्योंकि हुड्डा साहब, मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के अंदर घिरी हुई है, परिवारवाद से बाहर ना सोच रही है, ना वो जा सकती है। और हमारा ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आना चाहता है उसका स्वागत है। हमने ये नहीं कहा, देखिए कुमारी शैलजा वो कांग्रेस की नेता है, अपनी मेहनत से ऊपर उठी है। इस प्रकार से एक महिला के खिलाफ अगर जाति सूचक शब्द बोल करके उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है। अरे महिला है, अगर इच्छा जाहिर कर दी तो कौन सा आपको दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं आई। किस प्रकार के उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, किस प्रकार से जाति सूचक शब्द बोले? मैंने कहा, मैंने ही स्टेटमेंट दिया कि ये नहीं बोलना चाहिए। अरे उसका विचार अलग हो सकता है, अलग दल के अंदर है, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, परंतु इस प्रकार से अगर दलित समाज को दबाने की कोशिश करी जाएगी तो वो ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा, दलित विरोधी है। मैं हिमांशु जी आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। बाबू जगजीवन राम जी दलित नेता थे, उसको कांग्रेस ने अपमानित किया है, उसको भी बढ़ने नहीं दिया। किस प्रकार से अपमानित किया। और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सीताराम केसरी, दलित नेता, अपनी मेहनत से बढ़ा, किस प्रकार से अपमानित करके उसको गद्दी से उतारा और उसको बाहर कर दिया गया पार्टी से। कितना अपमान किया उसका। उसके बाद आप ले लीजिए, अशोक तंवर तो हमारा ये कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष था, किस प्रकार से उसको अपमानित किया, उसको बाहर कर निकलना पड़ा। कांग्रेस, ये शैलजा की बारी है। और इनके शासन के अंदर हिमांशु जी, मिर्चपुर कांड होता है, किस प्रकार से घरों को, दलित बस्तियों को जला गया। एक दलित परिवार की बेटी मेहनत कर रही है, डॉक्टर बनना चाहती है, अधिकारी बनना चाहती है, उसको किस प्रकार से उसका शोषण किया गया, उसके ऊपर अत्याचार किए गए, उसको मार दिया गया। ये कांग्रेस के शासन में हुआ। किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ, किस प्रकार से दौलतपुर कांड हुआ, किस प्रकार से बरहाना कांड हुआ, ये कांग्रेस के समय के हैं। और राहुल गांधी भी आते हैं, राहुल गांधी आकर के फ्यूज बल्लभ की तरह दिल्ली बैठ जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई कुछ नहीं। ये क्या कोई दोहरी नीति अपना रखी है? शैलजा जी को लेकर बहुत तड़प है आपके अंदर? नहीं, कोई तड़प नहीं है। शैलजा जी को प्रस्ताव दिया है भाजपा में आ जाओ। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री बनाने हमारे लिए तड़प नहीं है। क्या हमारे लिए कोई उम्मीद है कि भाजपा में शैलजा जी हरियाणा की मुख्यमंत्री हो सकती हैं? देखिए, ये विषय ऐसा नहीं है, आपने जो कहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आना चाहे उसका स्वागत है। शैलजा जी अगर आना चाहें तो हमें क्या आपत्ति है जी? हम केंद्र से सलाह करेंगे, केंद्र से पूछेंगे, केंद्र हमें अलाउ करेगा, हम जरूर शैलजा जी को लेंगे। अगर केंद्र बोलता है कि नहीं अभी आवश्यकता नहीं है तो नहीं लेंगे। हमने तो एक महिला के नाते कि महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है, नेता है, उसने मेहनत की है, मेहनत करके कांग्रेस में एक स्थान बनाया है, कांग्रेस ने उसके स्थान को कुचला है। हम इसलिए कहते हैं कि महिला है, इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये जो दम भरते हैं, ये बोलते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, ये चेहरा उनका दलितों के प्रति है। आप तमाम मुद्दों पर बोल रहे हैं, पर हरियाणा के संदर्भ में
कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके संदर्भ में कोई उपलब्धि है? नहीं, देखिए हिमांशु जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमारा विजन स्पष्ट है, हम समझौता नहीं करते। अगर आप कांग्रेस के 10 साल का कार्यकाल देखेंगे, आप आंकड़ों के आधार के ऊपर देखना, जितनी एफआईआरें कांग्रेस के समय में दर्ज थी और बहुत सारी ऐसी एफआईआरें थी जो कांग्रेस के समय में दर्ज नहीं होती थी। लोग चिल्लाते रहते थे एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना सहन करनी पड़ती थी। हमारे यहाँ पर अभी जब मेरे को जिम्मेवारी मिली तो कुछ गुंडा तत्व लोगों को कॉल्स करके उनको परेशान करते थे। मैंने तुरंत निर्णय लिया भी ऐसे गुंडा तत्वों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी प्रकार से। जो दमई करेंगे उनके खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी और हम सख्ती से निपटे, या तो वो हॉस्पिटल में मिले या जेल में मिले। और आगे भी हमारा स्टैंड, हिमांशु जी, हमारा आगे भी ये स्टैंड ये पूरा करड़ा रहेगा। ऐसे लोगों के साथ हमारी सरकार कड़ाई से निपटने का काम करेगी, या तो उनको हॉस्पिटल में भेजेंगे या उनको जेल में भेजेंगे, या वो फिर अपना आराम से काम करेंगे। हमारी सरकार के संदर्भ में आप बात कहते हैं, पर आपकी सरकार अपनी सरकार रहती कहाँ है? वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, शमशेर गोगी जी जानते हैं ना, आपके साथ विधानसभा में बैठते हैं, उन्होंने बताया सरकार कैसी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी, अपना घर बनेंगे, रिश्तेदारों को भी भरेंगे, आपको भी सेट कर देंगे। आप कहाँ करने देते हो ऐसे? नहीं, देखिए हिमांशु जी, उनकी जो मंशा है, जिस प्रकार के घपले करने, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करना, किस प्रकार से घोटाले करने, ये तो इनको तो ऐसे लग रहा है कि हम सरकार में बैठे हैं, बस हमारी तो खुली बाहें हो गई हैं। परंतु एक कहावत है हिमांशु जी हरियाणा की, का सूत ना कफात और लट्ठ में लट्ठा हो रहे, पहली बांटने के ऊपर खड़े हो गए। ना सरकार आनी है, ना सरकार हरियाणा के लोग आने देंगे कांग्रेस की, क्योंकि इनकी मंशा जाहिर हो गई है। पहले ही बांटने के ऊपर लड़ाई पड़ेगी, ये विकास क्या करेंगे, ये तो लूटने की नीति बना रहे हैं। अभी आपने जो बात कही है, कांग्रेस के विधायक हैं असम से, वो ये बात बोलते हैं लोगों के बीच में मंच के ऊपर जा कर के कि बगैर घपले के क्या सरकार चलती है। घपला तो करना पड़ता है, घपले से ही सरकार चलती है। पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर जो मेरे नज़दीक के लोग हैं उनका भरूंगा, जनता बाढ़ में जाए। ये इस प्रकार की मानसिकता को लेकर के ये लोग सोच रहे हैं, परंतु इनकी सोच हरियाणा प्रदेश के लोग जान चुके हैं। इनको कहीं भी नज़दीक नहीं आने देंगे, क्योंकि गरीब व्यक्ति के अरमान दबते हैं, गरीब व्यक्ति का शोषण होता है, और उसके अंदर ये कभी इनके मन में दया नहीं आती कि ये गरीब का शोषण हो रहा है, उस तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। ये तो खाली वाहवाही लूट करके, झूठ बोल करके सरकार को लेना चाहते हैं, परंतु इनका पर्दाफाश हो चुका है, इनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। ये झूठ का पुलिंदा है, कुछ नहीं है, और इनकी दुकान खाली हो चुकी है। इनकी दुकान में कोई सामान नहीं है, बिना सामान के ये दुकान के अंदर बैठे हैं, और इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। चलिए आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं। कांग्रेस भाजपा पे तो बात हो गई, पर कुछ और दल भी हैं जो मैदान में हैं। उनमें से एक जजपा है, जन नायक जनता पार्टी। बहुत बढ़िया सरकार भाजपा ने चलाई, उसका मुख्य सहयोगी घटक था जन नायक जनता पार्टी। कितना बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है जन नायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला? ये तो उनसे पूछना जाके। मैदान में आप हो? नहीं, मैदान में तो हमें जनता की प्रतिक्रिया ले लेना जी, जनता से पूछ लेना। आप बहुत घूम रहे हो नायब जी, थोड़ी अपना भी तो अनुभव साझा करो। मैं तो घूम रहा हूँ, जनता हमें प्यार दे रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है जी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जनता का जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, अभिभूत हूँ मैं उससे, गजब का उत्साह मिल रहा है। अभी मैंने 2 घंटे पहले मैं खरखौदा में गया था, अभी खरखौदा से आ रहा हूँ, रात का 1:30 बज रहा है, खरखौदा से आ रहा हूँ। और खरखौदा के अंदर 2 घंटे पहले वहाँ बताया गया कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। 6,000-7,000 लोग इकट्ठे थे। इतना ज़बरदस्त रिस्पांस, इतना ज़बरदस्त सहयोग, आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। अरे बढ़िया काम के बदले में आपको तो 6,000-7,000 लोग रात के 12 बजे भी सुनने को मौजूद हैं, पर उस बढ़िया काम में सहयोगी थे भाई दुष्यंत चौटाला। उनकी क्या हालत है? कई लोग बोल रहे हैं उचाना में बड़ी गड़बड़ हो रही है, कोई खाता भी खुलने ना खुलने की बात कर रहा है। नायब सैनी जी मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, कुछ तो खुलकर बोलें, या भविष्य की उम्मीद जिंदा रखना चाहते, पता नहीं कब सहारे की फिर जरूरत पड़ जाए। नहीं हिमांशु जी, देखिए हम खुल करके बोल रहे हैं
क्योंकि हमारी सीटें 2019 के अंदर कुछ कम आई थी। हमें सरकार बनाने के लिए सहारे की जरूरत थी। हरियाणा प्रदेश को हमने ट्रांसपेरेंसी शासन देना था। हम नहीं चाहते थे जो काम आज कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो, अपना झूठ का पत्र जारी करने के बाद उनके प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया आई कि इतनी सीटें हैं, इतना हमारा हिस्सा है, युवाओं को कांग्रेस पार्टी बलि न चढ़ा दे, हमने इस कारण से समझौता करना पड़ा कि हम हरियाणा को ट्रांसपेरेंसी शासन देना चाहते थे। हम युवाओं की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना चाहते हैं, हम किसानों को मजबूत करना चाहते हैं, हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, हम गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, और उसको लेकर के हमने सेक्रीफाइस किया। और हमने सेक्रीफाइस करते हुए हमने सरकार के अंदर जननायक जनता पार्टी का हमने सहारा लिया, और सहारा लेकर के हमने 5 वर्ष लोगों को ट्रांसपेरेंसी शासन दिया। और उसी के कारण से लोगों का विश्वास इतना बड़ा है कि भाई इनको कम सीटें नहीं देनी चाहिए, इनको पूरा मैंडेट देना चाहिए, ताकि ये अच्छे से शासन हरियाणा को दे सके, प्रशासन दे सके। और इसी कारण से हरियाणा के प्रदेशों ने मन बनाया है, और कांग्रेस का कहीं नाम निशान नहीं है। सैनी साहब, आप घुमा रहे हो मुझे। कोई घुमा नहीं रहा। मेरा सवाल ये है भाई, भाजपा तो स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है, तो सैनी साहब पूरे आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, पर जो आपके साथ सहयोगी था 4.5 साल तक, जननायक जनता पार्टी, उप मुख्यमंत्री थे, दुष्यंत चौटाला नाम है उनका, उनको इस 4.5 साल के एवज में क्या मिलने जा रहा है? वो आपकी पार्टी के बड़े नेता हो गए हैं। कुलदीप बिश्नोई बोल रहे थे बहुत ही गलत लोग, इनमेच्योर पार्टी, बहुत भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए, मजबूरी रही हमें इनके साथ में सरकार चलानी पड़ी। नहीं, मैंने जो हिमांशु जी आपको कहा है, क्योंकि हमारे पास गणित कम था, हमने गणित को पूरा करना था, और हमारा कमिटमेंट हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ था कि हम पारदर्शी और स्वच्छ शासन हरियाणा प्रदेश के लोगों को देंगे। हमने दिया है, 10 वर्ष में दिया है, और अब लोगों की समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी ही हरियाणा को स्वच्छ और पारदर्शी शासन दे सकती है, बाकी कोई दल नहीं दे सकता। इसी कारण से हमने उनके साथ, मजबूरी थी हमारा, समझौता किया। सरकार का गठबंधन था, वो पहले भी चुनाव अलग लड़े, अब भी चुनाव अलग लड़ रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो जनता फैसला करेगी कौन किसने क्या किया है। हिमांशु जी, जनता के पास सब आंकड़े हैं, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो सब जानते हैं, उनको पता है, उसी के ऊपर मुहर लगाते हैं वो। नायब सैनी जी तो खरी बात कहने वाले आदमी है। इससे ज़्यादा खरा तो जननायक जनता पार्टी में जो विधायक थे वो बोलकर निकल गए, ठीक व्यक्ति नहीं, ठीक पार्टी नहीं। 10 विधायकों में से 7 अपने रास्ते अलग कर लिए। सैनी साहब को भविष्य को लेकर कौन सी ऐसे अंदेशे हैं जिसमें स्पष्टता लाने में दिक्कत है? क्या दिख रहा है? जननायक जनता पार्टी 10 सीटें जीती थी 2019 में, 2024 में जननायक जनता पार्टी 20, 25, 30 कहाँ देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये तो हरियाणा के लोग बताएंगे। यूँ तो हर व्यक्ति, चाहे आज़ाद भी व्यक्ति कोई खड़ा है, उसके भी अपने समीकरण होते हैं, वो भी बोलता है मैं जीत रहा हूँ जी। ये जननायक जनता पार्टी कैसे कहेगी कि हम हार रहे हैं? वो तो कहेंगे हम सरकार बना रहे हैं, पर सरकार बना रहे हैं तो जब सरकार बनेगी तब पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। हमने काम किया है, हमने लोगों के विश्वास को खरा उतरे हैं, और लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है, और उस दम के ऊपर हम जो लोगों का आशीर्वाद स्नेह प्यार मिल रहा है, उसी आधार के ऊपर हम बोल रहे हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहा। हिमांशु जी, समय कम है, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, समय कम है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हरियाणा ने मन बना लिया है, सिर्फ इंतजार है, 5 अक्टूबर का इंतजार है कि 5 अक्टूबर कब आएगा, और खटाखट कमल का बटन दबेगा, और 8 तारीख के बाद फटाफट हरियाणा के विकास को तीव्र गति से बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस की तरह नहीं है, कान में जय का बोल दिया, 4 तारीख के बाद खटाखट 8,500 रुपया खाते में आ जाएंगे। लोग आ जाते हैं बात में। आप कह रहे थे अगर किसी के कान में जाकर के बात बोल दी भी 4 तारीख के बाद जो ही रिजल्ट निकलेगा खटाखट होगा, खटाखट कहाँ होया? कुछ भी नहीं होया। वो देख रहे हैं अभी। आपने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनवाया तो खटाखट कहाँ से आ जाता?
अब आप शपथ नरेंद्र मोदी जी की कराओ, नहीं, और उन्होंने खटाखट जो है राहुल गांधी से उम्मीद करो विजय कहाँ से देगा? हिमांशु जी उन्होंने क्या ये कह करके बोला था उनके कान में भी भाई प्रधानमंत्री राहुल बनेगा फिर खटाखट आएंगे, ये कह करके तो नहीं बोल रहा था उन्होंने। अगर ये कह करके जनता को बोलते भी भाई पहले राहुल को प्रधानमंत्री बनाओ फिर खटाखट भेजेंगे, फिर तो बात लगती है। भी भाई उन्होंने बनाया नहीं, फिर खटाखट कहाँ से आएंगे? अगले ने तो ये कहा, उसका तो नाम ही नहीं लिया। अगर उसका नाम लेते शायद हरियाणा के लोग ये बात बोल देते भाई हम हाथ जोड़ते हैं, चाहे खटाखट आप मानो 20,000 रुपये दो, परंतु राहुल को हम प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, हम आपके खटाखट के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते। हरियाणा के लोग इतने हमारे एक्टिव हैं, हाथ जोड़ लेते भी हम आपका पैसा नहीं लेंगे अगर आप राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, नायब सैनी जी से पूरा हरियाणा मुग्ध है, हर जगह से प्यार बरस रहा है, नायब सैनी जी बता रहे हैं। ये करनाल के लोग आपसे कितने नाराज़ हैं? जिस करनाल से चुनकर नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहे, वो लाड़वा चले गए, करनाल के लोगों में कितनी कसक इस बात की, और उनको कैसे मना रहे हैं नायब सैनी जी? नहीं, मैं जा रहा हूँ, देखिए कोई सब मजबूती से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हिमांशु जी, करनाल से मैं दिल से प्रेम करता हूँ जी। मैं कहीं भी बैठा हूँ, करनाल का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आता है सिर आंखों के ऊपर बैठाता हूँ, उसके सम्मान को कम नहीं होने देता, मेरी नेचर के अंदर है। और अभी तो मैं बिजी हूँ करनाल के अंदर, आप देखना मेरे कितने चक्कर लगे करेंगे करनाल के अंदर, फिर मैं जाया करूँगा। करनाल के लोगों ने जो सम्मान जो प्यार दिया है मैं उसका कायल हूँ, और मैं कभी भी ना करनाल के विकास के बारे में कोई समझौता होगा और ना करनाल के सम्मान के बारे में, बिल्कुल उनको अव्वल दर्जे का सम्मान और विकास दोनों देना मेरी प्राथमिकता है। आप उन्हें विकास भी दे रहे हो की बात कह रहे हो, सम्मान भी देने की बात कर रहे हो, और इधर लाड़वा से चुनाव भी लड़ रहे हो। नायब सैनी जी लाड़वा क्यों गए? लाडवा तो मेरी कंस्टिट्यूंसी है जी, मेरा घर है, मैं यहाँ से सांसद रहा हूँ जी, मैं यहाँ से सांसद रहा हूँ। ये तकलीफ तो कांग्रेस को हो रही है जी, कि ये सीट बदल रहा है। सीट कहाँ बदली? मैं तो अपने घर में आया हूँ, करनाल लाडवा मेरा घर है, मैं अपने घर के अंदर आया हूँ, और मेरे लाडवा के लोगों ने सर आंखों पे मुझे बैठाया, मेरा प्यार दे रहे हैं। लाडवा के लोग ये बात बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, यहाँ चुनाव हम लड़ेंगे, आप प्रदेश का देखिए। अगर ये कोई बात कह सकता है, ये लाडवा के ही लोग तो हैं जो मेरे इतना धरासा इतना सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, आप पूरे प्रदेश को देखिए, हम यहाँ के चुनाव को देखेंगे। तो हम कैसे भूल सकते हैं कि जब लोग ही उठ करके ये बात बोलते हैं कि आप बाहर का देखिए, यहाँ का हम देखेंगे, तो कितना स्नेह कितना प्यार करते हैं। तो नायब सैनी भरोसे पे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है, पार्टी भरोसा दे रही है, बहुमत आएगा तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो लाड़वा का क्या बदल जाएगा? लाड़वा के लिए कोई रोड मैप तैयार किया? बिल्कुल रोड मैप तैयार, क्या करने वाले हैं? बिल्कुल रोड मैप तैयार है, आपको बताएंगे 8 तारीख के बाद, बिल्कुल बताएंगे। हिमांशु जी आपके साथ बैठेंगे और आपको पूरा तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कुछ लाड़वा के लोगों के लिए बताएंगे ना। मैंने कहा क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, अभी तो हमारे पास जो हमारा संकल्प पत्र है, हमने उस संकल्प पत्र को ये निर्णय लिया है कि इसको हूबहू हम धरातल पर उतारेंगे। हमने लोगों की 2,80,00,000 लोगों की भावनाओं का ये संकल्प पत्र है, और ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है। भगवान हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता है, हम उसको भगवान मानते हैं, और ये संकल्प पत्र ये हमारा भगवान का रूप है। और जब ये भगवान का रूप है तो मेरी जिम्मेवारी है इसको 100% धरातल के ऊपर उतारना, लोगों तक सुविधा पहुंचाना, ये मेरा दायित्व है और हम इसको करके रहेंगे। तो नायब सैनी साहब, हमने आपके साथ काफ़ी विस्तार से बात की, इस चुनाव को लेकर हर मुद्दे पर बातचीत की। अब हम कार्यक्रम के अंतिम बिंदु पर हैं। अंतिम बिंदु यह है कि जनता टीवी के माध्यम से हरियाणा की जनता है और नायब सैनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा की 2,80,00,000 जनता को? मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये अपील करूँगा कि आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने भारत का नाम बहुत कम समय के अंदर, 10 वर्षों के समय के अंदर विश्व के पटल के ऊपर लाने का काम किया है। आज दुनिया भारत को एक सम्मान के रूप में देख रही है। ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जो दिन रात इस देश की सेवा के अंदर लगा हुआ है। मैं हरियाणा के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि ये भारत
ये विकसित राष्ट्र बने और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हरियाणा पीछे न रहे, वो भी मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस विकसित राष्ट्र में अपनी भूमिका अदा करे और हम मिलकर के ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। वो विजन भी हमारे पास है, वो नीति भी हमारे पास है, हमारा ध्येय भी स्पष्ट है, हमारा नेतृत्व भी मजबूत है और हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा से परिवारवाद को समाप्त किया, हमने क्षेत्रवाद को समाप्त किया, हमने भेदभाव को समाप्त किया और भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी लगाम लगाते हुए हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाया है। इसका हरियाणा के लोगों को बड़ा लाभ मिला है। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार वो आदरणीय मोदी जी के पदचिन्हों पर चलती हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं हरियाणा के लोगों से अपील करूंगा, एक एक वोट कमल का बटन दबा करके, जहां भी कमल का फूल है आप उस बटन को दबाइए, बाकी के कामों का जिम्मा मेरे ऊपर छोड़िए। मैं हरियाणा प्रदेश के हर क्षेत्र का समान रूप से विकास करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नायब सैनी जी। उनसे बातचीत के निष्कर्ष बहुत स्पष्ट हैं। नायब सैनी जी को भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और इसलिए जीतने जा रही है कि जिस प्रकार का सुशासन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में दिया है, उसके चलते लोगों का मन बेहद स्पष्ट है और यह मन वो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान अनुभव कर पा रहे हैं। कांग्रेस के संदर्भ में उन्हें लगता है कि कांग्रेस अंतर्विरोध से घिरी हुई है और साथ ही उसके नेता अपनी नीतियों में बदलाव के लिए तैयार नहीं है। खासतौर पर नौकरियों के संदर्भ में जिस प्रकार से बंदर बांट की बातें आ रही हैं, इसके चलते हरियाणा के लोगों में निराशा और गुस्सा दोनों है। अन्य पार्टियों के संदर्भ में नायब सैनी जी बहुत उम्मीद नहीं देखते हैं। नायब सैनी जी को लगता है कि हरियाणा देश के मन के साथ जुड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी पर देश को भरोसा है और हरियाणा को भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। तो सैनी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला और शुभकामनाएं इस विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। 8 तारीख को आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन आपका एक बार फिर बहुत बहुत आभार। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, सादर प्रणाम।